दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल बी आर शोगुन में मैं बी आर शोगुन आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि परसेंटेज पार्ट शायद आपका आज 30 चलेगा। 12th था, कल कंप्लीट हो गया था। आज प्रतिशत भाग 13 के बारे में चर्चा करेंगे आज। और आज मैं कुछ खास प्रश्न बताऊंगा आपको। खास प्रश्नों में सबसे पहले अपन चर्चा करें तो आपके जो प्रश्न है वो एसएससी लेवल के होंगे। आज कुछ प्रश्न इसमें रेलवे के होंगे और कुछ प्रश्न एसएससी और रेलवे की चर्चा करूंगा भाई मैं आज। तो सभी मित्रों से मेरा फिर से निवेदन है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो इसको, और बेल आइकन की घंटी दबाओ। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइबर नहीं किया है वो नए दोस्त इसको सब्सक्राइबर जरूर करें। बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो भाई आज हम शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। कल भी मैंने वीडियो डाला था। जिन दोस्तों ने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पहले पिछले परसेंटेज की वीडियो देखे, उसके बाद में इस वीडियो को देखे। क्योंकि आप पिछले वीडियो नहीं देखोगे, इसको यदि आपको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है। ये भी सही बात है। तो इसलिए मेरा अति विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी करें आप लोग, जिससे आपको ये परसेंटेज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो सके। आराम से आप वीडियो को देखते रहें, अंत तक इस वीडियो पर बने रहें, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। किसी भी दोस्त को यदि समस्या है तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में आप बताओगे जिससे मैं आपको समझूंगा कि भाई आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, तो मैं कमेंट्स में आपका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन कर भी सकूंगा। बाकी काफ़ी मित्र मेरे को कमेंट्स डाल रहे हैं तो उनको मैं सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हो, कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो मेरा अति विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो। जिन दोस्तों को जानकारी नहीं है उन तक फैलाने की कोशिश करो। 2-5 मिनट आपकी, यदि 2 मिनट आपकी, 1 मिनट आपकी बर्बाद भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज को। और परसेंटेज में मैं बहुत कुछ खास सिखाऊंगा। आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आज के क्वेश्चनों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है भैया आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई परीक्षा है, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में 70% विद्यार्थी गणित विषय में पास हो गए, पास हो गए, और यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में दोनों विषयों में फेल हो गए, फेल हो गए, और 2500 विद्यार्थी 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? कुल विद्यार्थियों
की संख्या क्या होगी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी मित्र सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे, फिर मैं उसके बाद चर्चा कर रहा हूँ। आप एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा आपका। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, यहाँ आपको दे रखा है भाई क्वेश्चन आपका। हाँ, काफी ठीक क्वेश्चन है, पढ़िए सबके सब बच्चे पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। पढ़ लिया। अब देखो भैया, यहाँ आपको दे रखा है एक परीक्षा है, उसके अंदर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में। तो देखो इधर यहाँ आपको अंग्रेजी विषय दे रखा है, ये अंग्रेजी विषय ले लो भाई। उसके बाद आपको गणित विषय दे रखा है, आप गणित विषय ले लीजिए। एक दोनों विषय के अंदर दे रखे हैं, तो दोनों विषय ले लीजिए आप। देखो इधर पास होने वाले हैं तो आप पास होने वाले लिखोगे, फेल होने वाले हैं तो आप फेल लिखोगे। भैया प्रश्न को आप सबसे पहले, सभी मित्रों से मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि पहले प्रश्न का आप सॉल्यूशन समझ लीजिए कि क्या प्रश्न कहना चाहता है। ये कह रहा है कि परीक्षा में 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी विषय के अंदर, और 70% विद्यार्थी जो हैं वो गणित विषय के अंदर क्या हो गए, पास। तो यानी 60% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 40%। यहाँ 70% पास हो गए तो कितने फेल हो गए, 30%। दोनों विषयों के अंदर फेल हो गए कितने, 20%, तो पास कितने हो गए, 80%। आ गया समझ में आपको क्वेश्चन। इसने कहा कि दोनों विषयों में 2500 विद्यार्थी पास हो गए, तो पास की लाइन से बात कर लो आप। पास वाली लाइन कितनी है भाई, 2500। हाँ, ये पास वाली लाइन है, तो इससे बात कर लो, इन दोनों को आप जोड़ोगे और इन दोनों विषयों में से आप घटा दोगे, अपने आपका फैसला हो जाएगा। तो 130 में से आप 80 घटाओगे तो आपके पास कितना आ रहा है भाई, 50 को किससे गुणा करोगे आप, 100 से। ये प्रश्न हो गया आपका हल। देखो इधर यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 55 25 50 आ रहा है भाई। 50 के आप 2 जीरो और लगाओगे तो कितने हजार विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, 5000। आगे बात समझ में आपको। एक बार फिर से सीख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ आप क्वेश्चन को किस लेवल पे हल करोगे। देखो भाई इधर यहाँ जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को 60% अंग्रेजी विषय में 60% कोई परीक्षा है उसमें बच्चे पास हो गए, तो फेल गए 40% ही हो गए, ये भी पक्की बात है। यहाँ 70% गणित विषय के अंदर पास हो गए, 70% को पास कर दिया, तो 30% को आप लोगों ने क्या कर दिया, फेल। हाँ भाई, दोनों विषयों के अंदर इसने कहा 20% क्या हो गए फेल, तो मैंने पास कितने को कर दिया, 80% को। इसने कहा 2500 विद्यार्थी, देखो ये है लाइन इंपॉर्टेंट इसकी, कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय के अंदर क्या हो गए भैया, पास। दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या क्या है, 2500। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे इसमें से और इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 50। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी हद तक आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा भाई, 5000। आपसे कोई पूछे बताओ विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, 5000। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। अगला जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है आपको, कि एक परीक्षा में 52% और 42% आपको दे रखा है। देखिएगा, समझ लीजिएगा प्रश्न, फिर उसके बाद चर्चा करूं मैं यहाँ पे। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपका, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, लिखने की बजाय इसी में पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। सेम क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि भैया एक परीक्षा में 42% गणित विषय के अंदर, देखो ये 70 की जगह इसने 42% तो गणित विषय में दे दिया, और इसने कहा कि अंग्रेजी में 52% दे दिया, 52%। और इसने कहा कि इस विषय में पास की जगह क्या हो गई भैया, फेल हो गई, ये फेल दे दिया। आगे से लिखा 17% दोनों विषय के अंदर,
17% दोनों विषय के अंदर क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, अनुत्तीर्ण। और दोनों विषयों में यदि 46, 2500 की जगह दोनों विषयों के अंदर 46 विद्यार्थी इसने क्या कर दिए भैया, इसने 46 विद्यार्थी पास कर दिए, इसने पास कर दिए, तो विद्यार्थियों की आपसे क्या पूछ रही है, संख्या। देखिएगा एक बार फिर से मैं प्रश्न बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं लिखा नहीं है तो समझा भी नहीं रहे सर। देखो इधर यहां आपको दे रखा है, सबसे पहले सभी बच्चे एक बार अच्छे से सीख लो कि एक परीक्षा के अंदर 52% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी विषय में, और 42% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय के अंदर फेल हो गए। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। यहाँ कहा इसने 46% विद्यार्थी आपको दोनों विषय में पास कर रखे, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। मेरा काम है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखो अब आपको पता होगा कि आप कौन सा विषय लिखोगे, यहाँ पे अंग्रेजी। अगला विषय क्या होगा आपका, गणित। देखो भाई यहाँ पास है तो पास कर दीजिए, और फेल है तो फेल कर दीजिए। ये है कैलकुलेशन। लास्ट टाइम फाइनल यदि पास है तो पास के ऊपर जाना है, वो फेल है तो आपको फेल के ऊपर जाना है। चलो भाई 52% और 42% यहाँ फेल हो गए, तो मैं फेल पे लिखता हूँ 52 अंग्रेजी विषय में, और इधर 42 लिख दोगे ना आराम से। अब यदि 100 में से 52 बच्चे यदि पास हो जाएं तो फेल कितने होंगे भाई, 48। 100 में से यदि 42 बच्चे पास हो जाएं, 100 में से यदि 42 बच्चे पास हो जाए तो कितने फेल हो जाएंगे भाई, 58 हो जाएंगे ना। दोनों विषयों के अंदर इसने कहा कि दोनों विषयों के अंदर फेल हो गए कितना, 17%। 17% को यहाँ फेल कर दिया गया। तो 100 में से यदि 17 विद्यार्थी आप लोगों के फेल हो जाएं तो पास कितने होंगे भाई, 83 हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब देखो इसने कहा कि यहाँ दोनों विषयों में पास हो गए कितने, 46। बोलो मैं किधर लूं, पास वाली पे या फेल वाली पे। देखो इधर इसमें लेना है हम लोगों को, इसमें आप लोगे तो 8 और 8 16 हो गया, इधर 106 हो गया आपका। 106 83 का आपको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 23। देखो 23 आ जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस कितना है इधर ही लिखो, यहाँ पे आपको पता पड़ा कि भाई क्या हो गया 23। दोस्तों 23 में आप भाग दोगे और किससे गुणा करोगे, 100 से। 23 दूना 46, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 200। आपसे पूछे कि आपका आंसर क्या मान्य होगा, तो क्या माना जाएगा, आंसर आपका 200। एक बार सभी मित्र से मेरा अति विनम्र निवेदन है कि यहाँ आप लोग पहले क्वेश्चन को समझोगे, फिर उसके बाद आप हल करोगे। तो पहले एक बार मैं प्रश्न को बोल देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो भाई देखो इधर आपका जो प्रश्न है वो है, किसी परीक्षा के अंदर 52 को मैंने फेल कर दिया तो 48 पास हो गए, सही बात है। फिर आगे हम लोग चर्चा करें यहाँ पे कि 42 को यदि फेल हो गया तो 48 को हमने क्या कर दिया, पास। 17 यदि फेल हो गए तो 83 को क्या कर दिया, पास। यदि लाइन पास वाली है तो पास वाली के पास में आ जाइए आप। यदि 46 पास है तो यहाँ परसेंटेज में दोनों को जोड़कर और इसमें से घटाओगे तो 23 यहाँ भी पास होंगे दोनों विषयों के अंदर। आपने इसमें इसका भाग दिया तो आपके पास कैलकुलेशन क्या आ गया, 200। आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल विद्यार्थी उस परीक्षा में कितने बैठे, तो आप बताओगे 200 विद्यार्थी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा, एक कक्षा के अंदर एक कक्षा में 72% लड़के या विद्यार्थी जीव विज्ञान और 44% ने गणित विषय को चुना, गणित विषय को चुना। यदि 40
विद्यार्थियों ने दोनों विषय को चुना हो, दोनों विषय को चुना हो तो कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखो भाई, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना भाई। ये ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हद तक ठीक क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ अपन चर्चा करें सबसे पहले कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इसलिए करेंगे कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो 72% बच्चे ऐसे हैं जो बायो यानी जीव विज्ञान को पसंद करते हैं, और 44% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय को पसंद करते हैं। तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं? भाई एक बात बताऊं मैं आप लोगों से, देखो सीधा सा फैसला है कि यहाँ आपको जीव विज्ञान दे दिया जाए, आपको ये जीव विज्ञान दे दिया, और इधर आपको गणित विषय दे दिया। पहले आप 72% और 44% का फैसला कर लीजिए कि दोनों विषयों का आप बाद में फैसला करोगे परसेंटेज में, क्योंकि दोनों का परसेंटेज 40 है, पर दोनों का परसेंटेज यहाँ भी तो निकल के आएगा ना। आप इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और इधर आप जोड़ोगे तो 11। भाई परसेंटेज 116 हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में प्रतिशत बच्चे कितना होता है? सभी बच्चों से यदि मैं क्वेश्चन पुट अप कर दूं कि परसेंटेज यहाँ पे 116 हो रहा है, तो अपने आप आपके दिमाग में आ गया कि 16% एक्स्ट्रा आ रहा है, वो दोनों विषयों का ही होगा। करेक्ट बात है नहीं? अब जब 16% दोनों विषयों का है, तो इसने कहा कि विद्यार्थियों को 40 विद्यार्थी दोनों विषय के हैं, तो यहाँ आप 40 विद्यार्थी दोनों विषय के, तो दोनों विषयों का कितना दे रखा है अभी? 16। किससे गुणा करूं भाई मैं? 100 से। आगे बात समझ में? देखो एक बार फिर से समझिएगा कि यहाँ जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, एक कक्षा में 72% जीव विज्ञान में है, 44% आपके किस में दे रखे हैं भाई? मैथमेटिक्स में दे रखे हैं। दोनों विषय में आपको 16% दे रखे हैं। मैंने कहा इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिया आप लोगों ने, 116 आ गया। 116 आपको पता है परसेंटेज आज तक कितना होता था? 100। 16 अधिक क्यों हुआ? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीव विज्ञान भी लेते हैं तो गणित भी लेते हैं, वो एक्स्ट्रा विद्यार्थी हो गए। आगे बात समझ में, तो आपने एक्स्ट्रा विद्यार्थियों को लिख दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वालों की संख्या आपके पास 40 है, और जो होता है उसी को लिया जाता है यहाँ पे। इसमें इसका भाग दिया आप लोगों ने, देखो 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 25 चक्कू 100, और 25 तारीख कितना हो जाएगा? 250। आपसे पूछा जाए आपका आंसर मानने क्या होगा, तो क्या मानोगे आप? 250। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ये ग्रुप डी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, कोई टालने वाला नहीं है इसको। हाँ, अब देखो इधर इसी प्रश्न को कई बार आप कहो कि कई बार इसका दूसरा रूप भी है अभी आने का। कई बार क्या करता है कि प्रश्न जो आप लोगों को देगा ना, वो कई बार क्या करेगा भाई, देखो इधर इस तरीके से नहीं देगा, ये कह देगा कि कक्षा की जगह एक कार्यालय बना देगा आप लोगों को। आगे बात समझ में? कक्षा की जगह आप लोगों को क्या दे देगा? एक कार्यालय दे देगा, और कार्यालय में कह देगा कि कर्मचारी दे देगा आपको, कार्यालय के अंदर कर्मचारी की संख्या भी दे देगा। जैसे इस प्रश्न को मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, जिससे दो बार लिखने में तो आपको अच्छे से दिमाग में ऐड हो जाएगा एक क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन मैंने मिटा दिया पूरा, दोबारा लिख रहा हूँ कि इस प्रश्न को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रश्न दूसरे तरीके से, क्योंकि कई बार विद्यार्थी संख्या और प्रश्न चेंज होने पर कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एक कार्यालय में, प्रश्न है भैया आपका, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, और 40 कर्मचारी, ये परसेंटेज नहीं है भाई, कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं।
तो बताओ कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? ये दे रखा है क्वेश्चन आपको। दोस्तों यहां आपको दे रखा है भी चाय और कॉफी, और वही दोनों पीने वाले दे रखे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि 72% पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं, दोनों पीने वालों की संख्या, तो दोनों पीने वालों का परसेंटेज चाहिए ना। इनको दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 116। कितना अधिक है आपको पता है, परसेंटेज 100 होता है ना। जब परसेंटेज 100 ही होता है तो यहाँ 16 कहां से आ गया? तो आप समझ रहे हो कि 16 ज्यादा आ गया, तो 16 का क्या दोगे? भाग, और किससे गुणा करोगे? 100 से। हाँ भाई, इसे आप 4 चौको 16, 4 एकम 4, 25 चौको 100 और 25 दाई 250। आपसे पूछा जाए आपका आंसर मानने क्या होगा तो क्या मानोगे? बताओ 250। आ गया बात समझ में आपको? इस तरीके से ये भी ग्रुप डी में आता है। अब दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन ग्रुप डी में इसका नाम बदल देता है, तो हम कई बार बच्चे क्या है कंफ्यूजन में चल जाते हैं, यार नाम बदल दिया, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका प्रश्न आएगा। ये ध्यान रखना, ग्रुप डी वाले बच्चे संख्या भी चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आता है बार बार, तो किसी को गलती नहीं करनी है। आने वाली वैकेंसी आपकी जो ग्रुप डी है, इंतजार कर रहे हो जिसका आप, उस ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कक्षा के आपके सेक्शन दे रखे हैं, एक कक्षा में आपको सेक्शन है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें बच्चों की संख्या दे रखी है, जिनमें 40, 50, 60 छात्र हैं। 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें 10, 20, 10% विद्यार्थी पास हो गए। तो बताओ पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का पूछ ले, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुए, दोनों ही पूछ सकता है। हालांकि इसने उत्तीर्ण का पूछा है, लेकिन मैंने आपको अनुत्तीर्ण का भी ले लिया इसमें क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो सभी बच्चे एक बार प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न आपसे कहना क्या चाहता है, उसके बाद में आपको प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखो सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि आप प्रश्न को खड़ा करो। प्रश्न यदि आपने पढ़ लिया तो समझ लो आंसर था उसका आपका ऑटोमेटिक ही हल हो जाएगा, इसमें तो डाउट ही नहीं करना किसी भी बच्चे को। अब देखो भाई, यहां आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक कक्षा में आपको 3 सेक्शन दे रखे हैं, जिनमें 40, 50, 60 छात्र दे रखे हैं। 10% आपके पास हो गए। तो देखो इधर ये ए सेक्शन है, मान लीजिए ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है। देखो पास की बारी तो पास की कर लेते हैं, फेल की बारी तो फेल की भी कर लेते हैं। दोनों को ले लेता हूं क्योंकि दोनों ही जवाब देने हैं हमें। तो देखो 40 बच्चों का यदि 10% विद्यार्थी पास हो गए, हाँ भाई 50 बच्चों का 20% विद्यार्थी पास हो गए, और 60 बच्चों का भी 10% विद्यार्थी क्या हो गए? पास। तो वही 40 बच्चों का, अब या तो घटा के निकालते हैं या डायरेक्ट, जैसे ये लाइन ही नहीं होती तो हम सीधे क्यों घटाते भाई। तो यहां आपको पता है कि 90 क्या हो गए? फेल। हाँ भाई 50 का 80 क्या हो गए? फेल। इधर 60 का 90 क्या हो गए? फेल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो भैया 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कितने बच्चे फेल हो गए भैया? 5, 5 2 10, 6 कम 6। चलो भाई पास का परसेंटेज कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि मूल प्रश्न हमारा यही था। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 5 और 5 10 और तो 11 हो जाएगा ना आपका।
तो भाई यहां पे आप लिखोगे तो 10 और 10 20 और 21 बच्चे हैं। कितने में से है? ये 150 बच्चों में से है। और गुणा किससे कर दोगे भाई? 100 से। देखो भाई कोई मान काटे तो काटो, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 7 21 और 7 दूनी 14% बच्चे ऐसे हैं जो उस विद्यालय के अंदर क्या हो गए या स्कूल या कक्षा के अंदर क्या हो गए भैया? पास। चलो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 8 पंजो 40, 9 छठी 54। इनका यदि आप टोटल काउंटिंग करते हो तो ये हो जाएगा आपका 50 40 90 हो जाएगा, 100 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 का आप 150 से कैलकुलेशन लेते हो। हाँ भाई 9 चौक 36, 9 छठी 54, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, ये हो जाएगा आपका 9 सॉरी 36 हो गए ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा भी आपका 70 और 50, 70 और 50 आपका, हाँ 130 हो जाएगा। गुणा में आप क्या कर दोगे? 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आपका जीरो ऐसे कैसे रख लीजिए। 5 या 15, 5 दूनी आपका 10 हो गए 20। फिर आप इसमें भाग दोगे, 10 7 प्रति 10 और 11, 11 तो रहे हैं 6 6 10, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 3 13, 130 हो रहा है कंफर्म है 130। ठीक है। अब यहां आप फेल का यदि परसेंटेज निकालोगे तो 130 में आप 150 का भाग दोगे और गुणा किससे करोगे? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 15, इसको आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 दूना 26 और इसमें किसका भाग दोगे? 3 का, 3 7 21। हाँ भाई 3 8 24, 3 8 24, कितना बच गया भैया आपके पास? 2, 3 6 18, 86 से 2/3 परसेंटेज आपका आंसर माना जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको सभी बच्चों को ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है। देखो इधर फिर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ 40 बच्चे हैं, इनका 10 बच्चे पास हो गए। हालांकि देखो पहले अपना प्रश्न है ना उसको हल करो आप, क्योंकि ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ले ली, इसको आपको थोड़ा बड़ा लगता है ना प्रश्न तो डर जाते हैं भाई बच्चे। चलो कोई बात नहीं, देखो डरने की कोई बात नहीं है कि प्रश्न आपको अटपटा लगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो उसने पूछा है, उसने उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है कि उत्तीर्ण का परसेंटेज क्या होगा। तो यही प्रश्न निकालिएगा, फालतू के प्रश्न को आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। यहां आपको दे रखा है 40 का 10% बच्चे पास हो गए, 100 हो गया, 5 की संख्या आ जाएगी आपके पास। ठीक है भाई 50 का आपको पता है कि 20% बच्चे पास हो गए और 60 का आप निकालोगे तो 10% बच्चे क्या हो गए भाई? पास। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 4 एकम 4, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। हाँ भाई ये हो जाएगा 6 एकम 6, 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे यहाँ पे। अब आप प्रश्न को हल करोगे इधर तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 20 ही हो रहा है भाई। 20/150 गुणा में आप क्या कर दोगे? 100, क्योंकि संख्या आपके पास 150 है। देखो ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 दूना 40। दोस्तों 40/3 आ रहा था, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बच गया, 3 तिया 9, 83, 1/3 परसेंटेज आ जाएगा आपका आंसर। यदि मैं आपसे पास का परसेंटेज कंफर्म करने की बात कहता हूं तो आ गई बात समझ में आपको? सभी बच्चों को अब तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। फेल का पूछता हूं तो या तो 100 में से घटाइए, लेकिन अब दो दो चीज तो नहीं पूछेगा, वो फेल का पूछेगा तब इसी तरीके से हम फेल का निकालेंगे। ऐसे आपको इन प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अगला क्वेश्चन, खिलौनों के मूल्य में 20%
प्रतिशत वृद्धि हो जाने से बिक्री में 10% की कमी आ गई, बिक्री में 15% की कमी हो गई। तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि होगी। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत हल किया है, काफी बार हल किया है ऐसा प्रश्न आप लोगों ने। आगे तो बात समझ में आपको। अब देखो, मैं आपसे चर्चा करके बता देता हूं कि यहां खिलौने के मूल्य में आपको 20% की वृद्धि होगी, तो बिक्री यहां बिक्री कम होने लगी, भाई भाव बढ़ गया तो बिक्री थोड़ी कम हो गई। तो ये कह रहा है कि व्यापार में कमी आई है, तो परसेंटेज में कमी बताइए, वृद्धि आई है। तो आपको पता है आप दो तरीके से प्रश्नों को हल करते थे। तो आप करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में आप क्या कर दोगे 100। याद करने का तरीका है, स्टेप जमाने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं। ये सूत्र में क्या हो, 100 प्लस माइनस आर, 100 प्लस माइनस आर बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। ये सूत्र भी आपका, दोनों सूत्रों में से आप कोई सा भी सूत्र लगाइए, जो सूत्र आपको पसंद है वही सूत्र आप काम में लीजिए। तो देखो भाई, इधर वृद्धि हुई है तो आप 120 कर दोगे, यदि आपके पास कमी है 15 की तो आप 15 या फिर 85 कर दोगे, और बटे में क्या कर दोगे 100। देखते हैं भाई क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 7 35, 2 6 12। हाँ भाई, 17 पंच 85 और 17 छक्की 102। हाँ भाई, 102 का मतलब 100 से ज्यादा आ रही है संख्या, तो 2% उस व्यापार में वृद्धि हुई है। व्यापार में 2% की क्या है भाई वृद्धि। आगे बात समझ में आपको। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हो प्रश्न को, तो यहां आप 20 वृद्धि है तो प्लस का कर दीजिए, माइनस के आप 15 कर दीजिए, ये प्लस प्लस ही रहेगा। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, इसको ब्लॉक कर लीजिए इस तरीके से। एक्स वाई प्लस का 20 है गुणा माइनस का 15 है बटे में आप क्या कर दोगे 100। कितना बचा भाई तुम्हारे पास 5। इधर 20 पंजो 100, 5 दिया 15। अब आपको पता पड़ गया प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ 5 है, माइनस का 3 है, तो बराबर में प्लस का क्या आ गया 2%, और प्लस का 2% आपका आंसर आ गया। तो पक्का आप क्या बता दोगे, व्यापार में वृद्धि होगी। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी। ग्रुप डी के कई बोर्डों में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को इस लेवल पे करो तो इस लेवल पे कर लो, इस लेवल पे करो तो इस लेवल पे करो। दोनों सूत्रों में से ये जरूर है कि एक सूत्र आप कंफर्म कर लेना, दोनों सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं। कहीं आप एग्जाम में मैंने दो लिखवा दी तो दोनों सूत्रों से आप एग्जाम में हल करने लग जाओ, ऐसा मत कर देना। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसे देखते हैं भी। अगला क्वेश्चन भी, अजय ने अपने वेतन का 25% किराए, 15% खाने पर और 5% खाने पर, 15% यात्रा पर और 10%
कपड़ों पर खर्च करता है, खर्च करता है। यदि वो 27,000 की बचत करता है, बचत करता है, तो उसका वेतन क्या होगा? उसका वेतन पूछ लिया भाई। सभी बच्चे एक बार प्रश्न को पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार आप प्रश्न को पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखा, यहां आप लोग प्रश्न पढ़ रहे हो कि अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाने पर खर्च करता है, 15% यात्रा पर खर्च करता है, 10% को ये कपड़े पर भी खर्च करता है। तो इसने कहा 27,000 की। मान लीजिए भाई, देखो इधर मैं यहां किराए पर खर्च कर रहा हूं, मैं खाने पर खर्च कर रहा हूं और यात्रा पर खर्च कर रहा हूं और मैं कपड़ों पर खर्च कर रहा हूं। अब बचत का सॉल्यूशन यहां करते हैं। मान लीजिए आप 25% कर रहे हो, इधर 5% कर रहे हो, इधर आप 15% कर रहे हो, इधर आप 10% कर रहे हो। यही तो है ना आपका। 100 रुपए मैं कमाता हूं, 25 मैंने किराया दे दिया, 5 रुपए खाने पर दे दिया, 15 यात्रा पर दे दिया, 10 मैंने कपड़े पर दे दिया, तो बचा क्या? तो 100 में से जोड़कर बैठाओ, 25, 30, 40, 50, 55। 100 में से 55 रुपए हम खर्च करते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? 45%। आगे बात समझ में। अब बचत का आपको एवरेज निकालना है, तो 27,000 की बचत किस पर निकलेगी? 27,000 की बचत 45 पर निकलेगी। इसका गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। देखो भाई, 9 पंजो 45, 9 तिया 27, 3,000, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। पूछेगी वेतन कितना कमाता था, तो आराम से बताइएगा कि वो 60,000 रुपए कमाता है। आगे बात समझ में। 60,000 रुपए वो कमाता है। कौन है कमाने वाला? अजय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से आप क्वेश्चन हल करोगे। काफी अच्छा, काफी हद तक ठीक क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। देखो, दोबारा से फिर एक बार समझ लीजिए भाई। अजय 25 रुपए करता है किराए पर, 5 रुपए खाने पर खर्च करता है, 15 रुपए की यात्रा करता है, 10 रुपए के वो कपड़े खरीदता है, तो बचाता क्या होगा? मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपए कमाता है, तो ये टोटल 55 रुपए खर्च कर दी उसने मार्केट में, तो 45 ही तो बचे। ये 45 की वैल्यूएशन ही तो 27,000 है, मैंने रखा, तो इससे किससे गुणा कर दोगे? सीधा सीधा 100 से। आ गया होगा अब तो समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, कौशल का मासिक वेतन, मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% समान है। सुरेश का मासिक वेतन, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन, नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। आधा है। यदि सुरेश का वार्षिक वेतन, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपए हो,
तो बताइए कौशल का वेतन क्या होगा? कौशल का मासिक वेतन क्या होगा? दोस्तों एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पढ़ने से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। तो एक बार प्रश्न को आप आराम से पढ़िए, फिर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कौशल का मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन के 16% का बराबर दे रखा है आपको। तो देखो यहां आप समझोगे कि भी कौशल का मतलब गुणा 12% का मतलब 100 होता है। नंदनी एन का यदि 16% की ये बराबर है तो मैंने बराबर का निशान लगा दिया। 100 से 100 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, यानी 3 कौशल के बराबर 4 नंदनी हो जाएगी। आगे बात समझ में छोड़ दीजिए। इसने कहा सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का क्या है? आधा। तो भाई नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। मान लीजिए इसने सुरेश का वेतन दे रखा है, ये सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है, तो नंदनी का वेतन डबल होगा ना। अब यहां आपको वार्षिक वेतन दे रखा है, सुरेश का वार्षिक वेतन आप निकालोगे तो 1.08 लाख में किसका भाग दोगे? 8 का। 12 नाम 108, कितने हजार हो गए भाई? 9,000। मान लीजिए सुरेश 9,000 कमाता है तो नंदनी कितना कमाएगी? 9 दूनी 18,000। आगे बात समझ में, यानी आप नंदनी का वेतन निकालोगे तो 9,000 का आप डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 18,000 रुपए। अब आप इसका मिलान कर लो, आराम से समझ में आएगा। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है, यानी नंदिनी के वेतन का क्या हो गया? ये आधा हो गया। तो अब कौशल का वेतन निकालना है तो यहां पर आ जाइए आराम से कि 3 कौशल बराबर 4 गुणा नंदिनी कितना है भाई? 18,000। 3 6 18 और 6 चौका 24। कौशल की यदि वैल्यूएशन पूछेगा तो कितना बताओगे मुझे आप? 24,000 रुपए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आराम से फिर समझ लीजिए एक बार, मैं आपको वापस समझा देता हूँ क्योंकि ठीक प्रश्न है, एसएससी में आता है एमटीएस के अंदर, कि यहाँ कौशल का वेतन का 12%, नंदिनी के वेतन के 16% के बराबर है, तो हम लोगों ने बराबर कर दिया। 3 के बराबर आपको 4 एन की वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में आपको? अब जब यहाँ 3 कौशल बराबर 4 नंदिनी दे रखा है तो आप इसे छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब ये अगली लाइन है कि सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन के मासिक वेतन का आधा है। तो पहले तो ये वार्षिक दे रखा था, मैं इसको मासिक करने के लिए 12 का भाग दे दिया तो 9,000 सुरेश का वेतन आ गया। ये नंदिनी का आता है तो नंदिनी को डबल कर दिया 18,000। 18,000 किसका है? एन का, नंदिनी का है तो मैंने रखा। तो आपके पास कौशल की वैल्यू आ गई 3 के बराबर 4 नंदिनी है, तो के बराबर कितना हजार आ जाएगा? 24,000। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, एमटीएस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आगे इसने कहा कि उसके खर्च निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण वृद्धि होने के कारण खर्च में उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होती है, ये दे दिया।
आगे इसने कहा कि इसकी आय में, इसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो इसकी वर्तमान बचत क्या होगी, इसकी वर्तमान बचत क्या होगी, वर्तमान प्रेजेंट इसकी बचत का प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपका। सभी बच्चे एसएससी वाला क्वेश्चन है, 10+2 एसएससी में आता है, ये ध्यान रखना, एसएससी 10+2। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में काफी बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे अच्छे से गौर से देखोगे। देखो भाई, मैं यहाँ पे आपकी चर्चा करूं सबसे पहले कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय, देखो इधर मान लीजिए मेरी इनकम, देखो आय कमाया मैंने, खर्च खर्च कर दिया हमने, अब हमारे पास गलती से कोई बच गया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, बचत। मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, 80 रुपए का मैं खर्चा करता हूं, तो भाई साहब सीधी सी बात है कि मैं पहले कितने बचाता था, 20 रुपए। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि पहले का तुम्हारा परसेंटेज क्या होगा, यही बात कर रहे हैं हम, तो बाद वाली बात बाद में करेंगे। तो पहले का परसेंटेज आप निकालोगे 20/100 गुणा 100 करोगे तो 20% बचाते थे। तो आगे ना बात समझ में। लेकिन अब पहले का नहीं पूछा, उसने कहा कि तुम्हारा खर्चा भी बढ़ गया, तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई। यानी आज जो प्रेजेंट की स्थिति है, तो प्रेजेंट की स्थिति है कि भाई 100 रुपए का 16% तुम्हारी इनकम बढ़ी है, खर्चा इसका 37 है, थोड़ा उल्टा दे रखा है उसको, कोई बात नहीं। 116 से 2/3% का मतलब क्या हो गया, 100। इधर आप 80 का 137 निकालो तो 137 से 1/2 100, आप कहोगे साहब 16 है, 116 कहां से आया, 16 सही 2/3 की परसेंटेज, तो 100 पे 116 ही होगा। इधर 137 हो जाएगा क्योंकि 37% की। अब इसमें से इसको घटाओगे वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, आज की बचत आ जाएगी, उसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 116 या 348 350 हो जाएगा, 350/300 हो जाएगा। कुल मिला के 100 गुणा 350 बटे का क्या कर दिया आप लोगों ने, 300। ठीक है भाई, इधर आप निकालते हो तो यहाँ 80 का 275, हाँ 275 बटे में आप क्या कर दोगे, 100। चलो भाई 25 एकम 25 और 2 बच गया, 25 एकम 25, 25 दूना 25 चौक क्या हो जाएगा, 100। इधर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और इधर क्या दूना 22। ये लगभग इस तरीके से कट जाएगा आपका, 25 एकम 25, 2 बच गया, 25 एकम फिर 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 20 एकम 11 दूना 22, 220 रुपए हो गए। इधर आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो घटाओगे तो 350/5 हो गया। ठीक है, 350 बटे क्या हो गया, 3 काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचत निकालोगे किस लेवल पे निकालोगे, क्योंकि आप लोग बचत निकालोगे, वो बचत इस 350/3 में से आपको 220 घटाना है, तो यहाँ लघुत्तम क्या लोगे, 3। ये हो जाएगा आपका 350 माइनस, इसको गुणा करोगे आप, इसमें गलती कर दी हमने, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका 37 से 1/2 है। ठीक है, अब इसमें हाँ, तो ये 1 मिनट में अभी देख लेता हूँ थोड़ा, तो 100, हाँ 200 होगा भाई, ये थोड़ी सी गलती कर दी थी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 80 गुणा 137 दूना 74, तो ये 275 तो हो गया, लेकिन यहाँ 200 होगा। अब आप 25 8 200 8 दाई 80, 25 एकम 25, 11 दाई 110 घटाना है, 220 की जगह हमें 110 घटाना है। घटाओगे तो हो जाएगा 3 दिया 3 दिया 3। ठीक है, कुल मिला के बचत की जो रकम है वो आ जाएगी आपके 350 में 20/3 रुपए की बचत आ गई। अब ये माइनस, तो हमें परसेंटेज पूछा है बच्चों, सभी बच्चों ध्यान दो, क्या पूछ रहा है, ये आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज में इसकी परसेंट, क्योंकि मैंने कहा था 20 की मैं 100 से निकालूंगा, तो मैं इसकी कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। तो आप लोग यहां क्या करोगे, देखो इधर 20/3 बटे 350/3
एक तरीका, इसको गुणा किससे कर दोगे? 100 से। आगे बात समझ में? यदि आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो कि हम कैसे करें, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो जाएगा, क्योंकि बटे का तरीका आप जानते हो, 20/3। इधर ले लेते हैं हम लोग 20/3। अब ये 350/3 है, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, 350 नीचे आ जाएगा, और गुणा किससे कर दोगे? 100 से। देखो भाई, 3 से 3, 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 दूना 40 बटे में क्या कर दोगे? 7। बोलो 7 पंजो 35, 5 सही 5/7% आपका माना जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में आपको? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 के लिए आता रहता है कि मैं एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने कहा कि मैं 100 रुपए कमाता था भाई साहब, 80 रुपए खर्च किए तो 20 रुपए बच गए। आज क्या हो गया कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई 16 से 2/3%। तो हमने इसकी वैल्यूएशन निकाली। यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार फिर मैं समझाता हूँ आपको, ले लिया होगा। अब देखो, यहां आपने इसका कैलकुलेशन किया तो 16 38 348 350/300 हो गया। इधर 17 दूना 74, 274 1 75, 275/200 200 हो जाएगा ये। आगे बात समझ में? इसका कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पे 350 आ गया आपका, 350/3, इधर 110। अब 110 350/3 का कैलकुलेशन किया तो आपके पास 20/3 आ गया। ठीक है, इधर आप करोगे तो 350 क्या आ गया? 3, और इसको किससे गुणा करना है? 100 से। ऐसे करोगे, इधर आप करोगे तो 20/3, 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, 350 कहाँ आएगा? गुणा में क्या कर दोगे आप? 100। इधर आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35, 3 से 30 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 दूना 40/7 का मतलब होता है ये परसेंटेज। ठीक है, 5 7 35, 5 7 पंच 35, 5 से 5/7% भी बोल सकते हो, 40/7 भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहां जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम अपनी मासिक आय का, राम अपनी मासिक आय का 20% घर खर्च और शेष का 15% पुस्तक पर और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 3,500 रुपए खर्च करता है। अब प्रेजेंट में उसके पास यदि 3,520 रुपए बचते हो, तो बताइएगा उसकी मासिक आय क्या होगी? बचते हैं तो मासिक आय क्या होगी? ये उसकी मासिक आय दिखानी। दोस्तों, आप एक बार प्रश्न को पढ़ोगे, फिर उसके बाद में चर्चा करता हूँ। प्रश्न को पढ़ो सभी बच्चे एक बार, क्योंकि ठीक प्रश्न है, और ठीक प्रश्न जब ही होते हैं जब हम लोग इस प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पे 9,520 अभी ये स्पष्ट देख लो एक बार, 9,520 रुपए। आगे बात समझ में आपको? तो सभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे कि राम की मासिक आय का 20% घर खर्च पर, शेष का 15% पुस्तक पर खर्च करता है, शेष का 30% यदि कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास देखो इधर, मान लीजिए मैं 100 रुपए इनकम करता हूं, 20 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे पास क्या बच गई भाई? 80। आ गई ना बात समझ में? फिर इसने कहा कि 80 का मैंने 85%, सॉरी देखो इधर एक एक चीज समझिएगा आप लोग। मेरी आय मान लीजिए कितना है? आय, उसके बाद मेरा क्या हो गया? घर खर्च।
घर का खर्चा, उसके बाद हम लोगों ने पुस्तक पर खर्च कर दिया और उसके बाद हमने कपड़ों पर खर्च कर दिया। अब बचत निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखो हमारी आय हमने 100 रुपए मान ली, 100 रुपए में से हमने 20 खर्च कर दिए तो हमारे पास कितना बचता है? 20 खर्च करने के बाद हमारे पास 80 रुपए बच गए। 80 का 15% हम पुस्तक पर खर्च करते हैं तो हमारे पास रकम से मतलब रखो आप, यहाँ 15% से मतलब नहीं, 85 बटे में आप क्या कर दोगे? 100। आगे बात समझ में? देखो इधर 0 से 0, 5 2 10, 17 पंचे 85, 7 चक्कू 2 चक्कू 8 और 17 चक्कू 68। अब आपके पास कितनी बच गई रकम? 68 रुपए बच गई भाई साहब। 68 का तुम 30% खर्च करते हुए तो 70 बचता है ना तुम्हारे पास, तो 70 बटे में क्या कर दोगे? 100। ठीक है, इसका हल करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है। देखो इधर यहाँ आप, क्योंकि पुस्तक ये इसके बाद जो बचेगा वो शेष रकम बचेगी आपके पास। ठीक है, तो शेष जो आपके बचता है पुस्तक पर खर्च करने के बाद आप 15%, सॉरी हम लोग इसका कैलकुलेशन, एक मिनट थोड़ा पीछे लगे ना। देखो भाई एक बार फिर से समझिएगा आप, मैं एक बार समझाता हूं। मैंने कमाया कितना? 100 रुपए, इसका हमने 20% खर्च कर दिया तो यहाँ पे 80 बच गया ना आपके पास। ठीक है, अब आपने 15% यहाँ पे खर्च कर दिया तो 80 का आप कितना निकालोगे? 85 बटे में आप 100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 68 आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर अच्छे से समझा देता हूं आपको। देखो इधर 100 का 80, 20 खर्च कर दिया तो 80 बच रहा है तो तुम्हारे पास रकम कितनी बच गई? इधर देखते हैं आराम से। 80, अब 80 बच गई तो 80 का तुम लोग 15 खर्च कर रहे हो तो तुम्हारे पास बच रहा कितना है? 85 बटे में आप क्या कर दोगे? 100। इसका आप कैलकुलेशन लोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 68। और 68 का तुम लोग यदि 30 खर्च कर रहे हो तो तुम्हारे पास 70 बटे 100 बच रहा है। 0 से 0 ले लो क्या, यहाँ पे इधर पॉइंट लगा दोगे। 8 7 तो कितना हो जाएगा? 56। 7 6 42, 42 में आप 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 47.6। ये आपके पास बच रहा है कपड़े पर खर्च करने के बाद। तुम्हारी बचत 9,520 रुपए की जो बचत है वो 47.26 के बराबर है। कैलकुलेशन में गुणा 100 10.98 पर लगा दीजिएगा, आपको सभी समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 17 गुना 34, 17 का भाग चले जाएगा, 17 गुना 34 कितना बच रहा है अभी आपके पास? 34 के बाद 6 बच रहा है और हाँ 17 का भाग चले जाएगा, इसमें चले जाएगा। 17 गुना 34 और 6 और 7 13, 17 पंजे 85, 10 17, 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 17 दूना 34 इधर बच गया। 17 पंच 17 7, हाँ 136। ठीक है, 8 बार जाएगा, 8 बार। हाँ इधर 28 दूना 56 और ये हो जाएगा आपकी 1 2 3। आपसे पूछे उसकी कमाई कितनी है तो आप क्या बताओगे? 20,000 रुपए। कितना कमाता है वो? 20,000 रुपए कमाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा फिर समझा देता हूं प्रश्न को। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बार फिर समझा दूं जिससे आपको प्रश्न अच्छा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न समझ में आ जाएगा आपको, होता नहीं है? देखो भाई ये किस तरीके से आपने प्रश्न को हल कर। एक बात बताओ कि यदि तुम्हारी इनकम 100 रुपए में मानता हूं तो इसने कहा कि मैं 20% घर पे खर्च करता हूं तो बचाता कितना है? ये 100 रुपए में से 80 रुपए। तो 100 रुपए का 20 खर्च करने के बाद तो 80 बचत है ना इसकी। ये बचत धन इधर आएगा पुस्तक पर, यानी इसने 20 खर्च कर दिया पुस्तक पर। अब जो बचेगा उसकी रकम यानी जो 80 रुपए है ये बच गया। 100 में से 20 रुपए खर्च कर दिया, 20% खर्च करने के बाद जो बचत आएगी वो इधर होगी, वो है आपकी 80। ठीक है ना, ये इधर खर्च करता जाएगा। अब समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इधर से आप इधर पहुंच रहे हो, अब हमें इधर चलना है। 80 रुपए का आप लोग 15 खर्च कर रहे हो तो बचत कितनी है तुम्हारे पास? 85। 80 रुपए का 15 खर्च कर रहे हो ना आप लोग, 80 रुपए तुम्हारे पास बच रहा है, इधर 80 आ गया। अब तुम 15 खर्च कर दो, 15% खर्च कर रहे हो तो तुम्हारे पास बच रहा है ये।
अब इसका कैलकुलेशन लोगे तो तुम लोग इधर आओगे, ठीक है, 68 रुपए, ठीक है भाई। 68 का तुम लोग 30 खर्चा कर रहे हो, 30%, तो तुम्हारे पास बच रहा है 70%, ये कपड़ा आ गया आपका, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन बटे में 100 करोगे भाई, 0 से 0 काट दो, इसको आप हल करोगे तो जाएगा 7 8 56 7 6 47.6, ये है आपकी बचत। आगे बात समझ रहे हैं। अब इस बचत का कैलकुलेशन आप 9520 से ही तो लोगे ना, इसमें आप 47.6 का भाग दोगे, किससे गुणा कर दोगे, 100 से, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो इधर। देखो भाई 17 दूना 14, 17 8, 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 28 दूना 56। आपसे पूछा जाए कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी, तो आप बताओगे 20,000 रुपए। आगे बात समझें कि आपकी रकम होगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है यहाँ पे, देखो भाई, क्वेश्चन है आपका, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी करने का निर्णय लिया। पर हो क्या गया कि 11,475 रुपए खर्च करने पर, 11,475 रुपए खर्च करने के बाद, पता चला कि यह राशि, यह धन उसके खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है, राशि का 60% है। तो बताओ नताशा का वेतन क्या होगा, इसका वेतन निकालना है भाई, कुल टोटल इसकी इनकम क्या होगी, नताशा का वेतन क्या होगा। दोस्तों नताशा 45% खर्च करना चाहती थी टोटल धन का, लेकिन 11,475 खर्च करने के बाद पता चला कि मैंने तो अभी 60% धन खर्च किया है, ठीक है। यानी 60% धन कौन सा है, ये एक्स का 45%। आगे बात समझ में। मैं आप लोगों से कहूं कि यहां जो ये 11,475 क्या है, ये धन है, ये पूरे, मान लीजिए ये राशि एक्स है, उसका 60% है, तय कितना किया था उसने, 45% किया था ना। तो एक्स का देखो इधर 11,475 रुपए आपको दे रखा है, ये खर्च कर दिया। और ये क्या है, उसके धन का, उसका जो धन मान लीजिए एक्स है, उसका क्या है 60%। आगे बात समझ में इसको, एक्स का जो 60%, एक्स धन है उसका 60% है, ठीक है। अब देखो इधर आप प्रश्न को किस तरीके से हल करोगे, मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझना इस प्रश्न को, कि भाई नताशा का जो मासिक वेतन दे रखा है वो वेतन का 45%, यानी एक्स का 45% तो उसे खर्च करने का निर्णय लिया था। उन्होंने निर्णय किया था कि 45 रुपए 100 में से हम खर्च करके आएंगे, लेकिन अभी उन्होंने जब 11,475 रुपए खर्च किए, तो वो एक्स जो 45% है, इसका ही तो 60% खर्च किया है अभी तो इन्होंने,
आगे ना बात समझ में। तो देखो इधर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आप प्रश्न को किस तरीके से हल करोगे। कि भाई देखो इधर एक्स का, ठीक है, 45% इन्होंने खर्च करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, एक्स का 45% इन्होंने खर्च करने का क्या ले लिया, निर्णय। अब इन्होंने खर्च कर दिया कितना, 11,475। वो धन क्या है आपका, यहां दे रखा है, ये इसका 45, जो ये धन है टोटल इसका 60% है। इस धन का 60% आपको दे रखा है। ये जो धन है, ये धन है, इसका 60% है, ये है। आगे बात समझ में। तो इसका आप 60% निकाल लीजिए। तो इसका आप 60% बटे में आप 100 कर दोगे, बराबर 11,000 और 400 क्या रख दोगे आप, 75। उसका वेतन आ जाएगा आपका। काट लीजिएगा, जो संख्या कट रही है उसे काट लो। यानी इस धन का, ये धन है, इसका 45%, एक्स का जो 45% इसने खर्च करने का निर्णय लिया था, इस धन का 60% ये है, क्योंकि 60% खर्च करने के बाद उसे पता पड़ा है। तो यहां काट लो आप, 0 से 0 कट जाएगा। हाँ भाई, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 दिया 6 और 2 पंचो 10। इधर 3 9 से काटो भाई, 9 एकम 9, 2 बच गया भाई, 9 दूनी 18, कितना बच गया 6, 9 7 63, कितना बच गया 4, 9 पंचो 45। 3 से और काट लेते हैं भाई, 3 चौको 12, ठीक है। हाँ भाई, 3 दूनी 6, 3 पंचो 15, 5 दूनी 10, 20 पंचो 100, यानी कुल मिला के आप 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 42,500। ये आपका आंसर मान्य होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। कि भाई जो एक्स उसने निर्णय लिया था, उसका धन मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसका 45% उसने निर्णय ले लिया, लेकिन 45 का 60% ये दे रखा है खर्चा। कि मैंने ये जो धन है, मान लीजिए 45 रुपए का मैंने 60 रुपए जो खर्च किया है ना, यही तो धन मेरे पास दे रखा है यहाँ पे। आगे बात समझ में आपको। तो इसको इस तरीके से निकाल देंगे हम आराम से, कोई आपत्ति नहीं आएगी आपको। इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो इसका हल। दोस्तों, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग मेरे से कंफर्म करोगे, मुझे आप कमेंट्स में बताओगे और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइबर करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, नम्र निवेदन है। सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो फिर मैं लाइव चलूँगा। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव चलूंगा। लाइव क्लास में आपको कितना आनंद आएगा, फिर तो आप जानते हो कि हर कमेंट्स का आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 1K आप जिस दिन सब्सक्राइब हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव क्लास दे दूंगा आपको। ये टेंशन मत करो आप बिल्कुल। तो धन्यवाद। फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल BR सोगुन में, मैं BR सोगुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी दिल की अंतरात्माओं से आप सभी के साथ हूँ मैं, आप सभी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद आप सभी को। और नेक्स्ट इसमें चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।